हेलो। यस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। हम पढ़ेंगे द एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी विल स्टडी टुडे इन टुडेज लेक्चर। अब इसमें आप समझे इस चीज को कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बेसिकली ये क्या होता है और इसका बेसिकली ये कहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो टर्म है ये कहाँ से आई है ना। हमें ये जानना है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टर्म कहाँ से आई। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम है विक्टर ग्रिग्नार्ड, और इन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये जो रिएजेंट है इसकी डिस्कवरी की। इसकी इस रिएजेंट के बारे में इन्होंने इसका इन्होंने आविष्कार किया और इन्होंने अपने ही सरनेम के ऊपर इस रिएजेंट का नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रखा। ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड। तो बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड बारे में हम कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हाट इज द केमिस्ट्री ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज द ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ हम इस चीज को थोड़ा ध्यान दें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है। कैसा कंपाउंड है ये? एक ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है। मैं थोड़ा जनरल बेसिक्स के बारे में इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम हाइड्रोकार्बन्स के केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहाँ यूज करते हैं? बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो मेटल होता है, मेटल का नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मेटल है। ठीक है। और ये कौन से ब्लॉक का मेटल है? ये एस ब्लॉक का मेटल है। एस ब्लॉक के अंदर आता है ये। और ये कौन सी किस टाइप का मेटल है? ये एल्कलाई मेटल है। ये एल्कलाई अर्थ मेटल है बेटा। ये एल्कलाई अर्थ मेटल है। ठीक है। एल्कलाई अर्थ मेटल है। NS2 सीरीज का एलिमेंट है। NS2 सीरीज का एलिमेंट है। मींस ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। द मैग्नीशियम विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। द मैग्नीशियम विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हैविंग +2 चार्ज। आपको ये मालूम है कि मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये रिमूव करता है। 2 इलेक्ट्रॉन देता है। 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय द हैलोजन, 1 इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय द हैलोजन एंड द अनदर इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय द एल्काइल ग्रुप। सो द नेम ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent is alkyl magnesium halide। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं alkyl magnesium halide RMgX is what is RMgX? RMgX is alkyl magnesium halide and it is called Grignard reagent and it is called Grignard reagent। ठीक है। तो ये हमें जनरली अभी ये मालूम पड़ा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके अंदर एक एल्काइल ग्रुप होता है, एक हैलाइड ग्रुप होता है और मेटल मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है। कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है? मैग्नीशियम। क्योंकि MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चंस आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है, कौन सा एलिमेंट जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। वो S ब्लॉक का मेटल होता है, P ब्लॉक का होता है, D ब्लॉक का होता है या F ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट प्रेजेंट रहता है? ठीक है। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट है वो हमारा इसके अंदर S ब्लॉक का एलिमेंट है जिसका नाम है मैग्नीशियम, राइट। Magnesium is the S block element and it is linked with the alkyl and the halide group, right?
नाउ कम टू द केमिकल रिएक्शंस, हाउ टू सिंथेसाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते कैसे। इसका बनाने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने का। इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट केमिस्ट्री नहीं है। आप एल्काइल हैलाइड यानी कि RX, ठीक है, RX इज द एल्काइल हैलाइड। जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं, बिकॉज मैंने आपको ये क्या बताया कि आपको एक मेटल चाहिए। मेटल कौन सा होना चाहिए? S ब्लॉक का मेटल होना चाहिए, राइट। और S ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लाइक लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो बेसिकली आपको अनम्यूट किया हुआ है। आपको कुछ क्वेश्चन है ना, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपना हैंड रेज करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो लेक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो, राइट। आवर फोकस इज नाउ टू हाउ टू सिंथेसाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए हमारे पास में एल्काइल हैलाइड होना जरूरी है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम किसके साथ करवाएंगे बेटा? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन बताइए, बताइए जरा हमें किसके साथ करवानी चाहिए एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन? कौन सा मेटल यहाँ पे होना जरूरी है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, राइट। मैग्नीशियम बेसिकली एक रिएक्टिव मेटल होता है। क्यों ये रिएक्टिव क्यों होता है? बेसिकली ये आपको समझना पड़ेगा। ये इसलिए रिएक्टिव होता है बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। जो एलिमेंट या जो मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, जो मेटल या जो एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है वो रिएक्टिव होता है, राइट। तो वो यहाँ पे बेसिकली जो मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत पुअर होती है और बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा अच्छी होती है इसकी, इसलिए ये एल्काइल हैलाइड के साथ इजीली रिएक्ट कर लेता है, इजीली ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, राइट। और जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे हमें एक रिएजेंट मिलेगा जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, RMgX। यहाँ जो मैग्नीशियम है ना बेसिकली ये एल्काइल और हैलाइड के बीच में आता है, ठीक है। यहाँ ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ये एंड में नहीं आएगा, ये मिडिल में आएगा, राइट। मिडिल में इसलिए आता है बेटा क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप को भी इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन इज गिविंग टू द एल्काइल ग्रुप एंड द अनदर इलेक्ट्रॉन इज गिविंग टू द हैलाइड ग्रुप। हियर द हैलाइड वी यूज दैट इज ब्रोमीन, राइट। वी हैव व्हाट आर द नेम ऑफ हैलाइड्स? क्या आप मेरे को हैलाइड्स के बारे में बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ हैलाइड्स लाइक क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड? These all form the Grignard reagent, but the more reactive reagent is bromide. The more reactive Grignard reagent is chloride, right? तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है इजीली, इसलिए Grignard reagent का फॉर्मेशन हो जाता है, Grignard reagent इजीली बन जाता है, राइट। तो इसके बनाने के अंदर देखिए कोई बहुत बड़ी केमिस्ट्री नहीं है। आप बहुत ही सिंपली, बहुत ही आसानी से Grignard reagent को लैब में बना सकते हैं और ये बहुत ही यूजफुल ये रिएजेंट है। इसका हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। बेसिकली ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर आप इस रिएजेंट की रिएक्शन, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है बेटा, समझिए इस चीज को। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, लिखा हुआ है बहुत इजीली यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं लाइंस को कि ये बहुत इतना दैट इज हाईली रिएक्टिव एंड इजीली डिकम्पोज्ड बाय वाटर। मींस अगर वाटर का एक ड्रॉप भी अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपने रिएक्ट करवाया तो आपको एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है कि एल्केन्स का जो फॉर्मेशन है वो क्यों कैसे हो रहा है, यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। आप सिंपली वाटर की रिएक्शन आप करवा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। जब आप वाटर की रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो एक बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शंस होती है, बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शंस होती है बेटा। और आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो वाटर को डिकम्पोज कर देता है। वाटर क्या करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिकम्पोज करता है, राइट, उसको ब्रेक करता है। डिकम्पोज करने का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बेटा कि जो वाटर है
वो क्या कर रहा है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ब्रेक कर रहा है या उसको तोड़ रहा है। तोड़ने से क्या होगा बेटा, जब किसी चीज को तोड़ा जाता है तो आपको ये पता है कि ना, अगर किसी बड़ी चीज को तोड़ते हैं तो दो छोटी छोटी चीजें हमको प्राप्त होती हैं, है ना। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द नेचर। अगर किसी आप छोटी चीज को जोड़ते हैं तो आपको बड़ी चीज मिलती है, बड़ी चीज को तोड़ते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, है ना। तो ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा हमें कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसका, कि आप क्या करें कि जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, इसमें लॉन्ग चेन एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एक मैग्नीशियम के साथ वो अटैच्ड है, और उस मैग्नीशियम के साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसको हैलोजन कहा जाता है वो भी इसके साथ अटैच है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक हैलोजन नजर आ रहा है, एक एल्काइल ग्रुप नजर आ रहा है, और दोनों किसके साथ अटैच है, ये दोनों मैग्नीशियम के साथ अटैच है। अब बेसिकली जब आप वाटर ऐड करेंगे, तो आपको पता है वाटर के अंदर दो आयंस होते हैं, देयर आर टू आयंस इन वाटर, टू टाइप्स ऑफ आयंस इन वाटर, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड H plus, H plus is positive, right, and OH minus is negative, OH minus is negative. Do you understand what I'm saying? You have two types of ions in water because water is a ionic molecule, है, ठीक है। जब हम बेसिकली ये वाटर के अंदर कंडक्टिविटी क्यों शो होता है, व्हाई द वाटर शोज द कंडक्टिविटी क्यों शो करता है वाटर, because the water have the free ions, the free hydroxyl ions, free hydrogen ions, right? Do you understand? The hydrogen ions are very small, you know. One hydrogen atom having one proton and one electron, right? एक हाइड्रोजन एटम के पास में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री बेटा। इसमें आप, क्योंकि हाइड्रोजन का एलिमेंट इतना सिंपलेस्ट एलिमेंट है कि उसको हमने पीरियोडिक टेबल में भी नंबर 1 पोजीशन पे हमने रखा है। नंबर 1 पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट है वो कौन है, हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। अरे बस समझ लो बेटा, जिसका साइज छोटा होगा वो नंबर 1 पे, जिसका साइज बड़ा होगा वो नंबर 1 के बाद नंबर 2, थोड़ा और बड़ा साइज होगा तो वो नंबर 3 पे आएगा, और बड़ा साइज होगा नंबर 4 पे आएगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एटम्स का साइज भी इंक्रीज होता है, राइट। अरे बस समझ में, तो एटम्स के साइज का एक टेंडेंसी होता है, समझ रहे हो। तो होता क्या है कि बेटा जो हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो छोटा होता है। अब जो छोटी चीज होती है वो कहीं भी आसानी से अपनी जगह बना लेती है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है केमिस्ट्री के अंदर। हम जो एटम्स, जो रिएक्शंस होती है वो बहुत ही एटॉमिक लेवल पर रिएक्शंस होती हैं। तो जो एटम्स होते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है तो वो इजीली किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स नजर आ रहे हैं आपको, H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं बेटा, देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स इन वाटर, there are 2 hydrogen atoms in water and 1 oxygen atom is present in water. So there are total 3 atoms, 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Total there are 3 atoms. So water is a triatomic molecule. How many atoms are present in water? 3, right? So there are 3 atoms present in water. So water is a triatomic molecule, right? तो यहाँ पे बेटा गैलेक्सी नाम से, A50 नाम से जो भी है उसको आप रीनेम कर लीजिए। गैलेक्सी A50 नाम से आप इसको, जो भी ज्वाइन कराए थे उन्होंने क्लास में, आप इसको रीनेम कर लीजिए। ओके, गुड, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ रहा है बेटा अभी तक हमने जो भी अभी अपने क्लास में समझा या पढ़ा, नीलम चुलबुल है बेटा, बिल्कुल हमने एकदम इजी कंसेप्ट्स के बारे में, हम इजी टू इजी सिंपल कंसेप्ट्स के बारे में हम अभी समझ रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आवे तो फिर हम धीरे धीरे क्या है कि ना इसको, इसके एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर, है ना, क्योंकि अभी हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, हम एटॉमिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको क्या करना है कि ना इनके एप्लीकेशंस को भी समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ यू सी हियर that you are going to react two different molecules, and you are getting a new product, right? So these two different molecules have some their different reactivities, their different affinities towards the elements. Like the alkyl magnesium halide is the Grignard reagent and it is highly reactive, so it can easily form the new compounds with water.
एंड विद अनदर मॉलिक्यूल्स, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, तो इन द वाटर मैंने अभी आपको समझाया कि ये इट इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मींस देयर आर 3 एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ वाटर, एंड वाटर इज हाँ नीलम बेटा, कुछ कहना है आपको, कुछ आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है? हेलो। हाँ बोलिए बेटा। सर्वे में हाँ बेटा क्वेश्चन। ठीक है। हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपना क्वेश्चन कीजिए, आप अपना आराम से अपना क्वेश्चन कीजिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछिए बेटा। आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि सर इतनी देर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस चिड़िया का नाम है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा रिएजेंट है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इवन पूरी पूरी बुक्स हैं, लेकिन हमें है ना बेसिकली अपने लेवल तक ही इसको समझना है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमें मालूम होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली एल्केन्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसके पीछे क्या क्या केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, एल्केन्स कैसे बनते हैं, बिल्कुल बिकॉज एल्केन्स को बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से दिया हुआ होता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, सारी रिएक्शंस हम याद नहीं रख सकते, है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, हम हमें ना जब हमसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि ना हम रिएक्शन को हम जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं उसका पर्पस क्या है ना, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट रिएक्शन एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वी विल गेट आफ्टर द रिएक्शन, है ना। तो बेसिकली हमसे जब पूछा जाता है ना कि एल्केन्स कैसे बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट हमारे दिमाग में आता है कि और हमने बेसिकली क्या है कि अगर हमने क्लास में अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया ना, तो नो डाउट अगर आपको है ना कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, तो आप इस रिएक्शन को इस रिएक्शन से आप समझ जाएंगे कि हमें एल्केन्स की यील्ड कैसे होगी, हाउ वी विल गेट द सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स, राइट। तो अभी तक हमने इसके बारे में बेसिकली हमने पढ़ लिया, मैंने थोड़ा आपको इसके बारे में हिस्ट्री भी बता दिया, इसका जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एक्स्ट्रा इन्फो जो किसी भी जो बहुत कम बुक्स में दिया जाता है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की है कि 1912 यानी कि बहुत पुराना रिएजेंट है बेटा, ये है ना अभी नया नया रिएजेंट नहीं है, और है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स के अंदर हम इस रिएजेंट्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस को हम देखते हैं, है ना। और इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने की थी, इसलिए इसके नाम पे उनको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और बहुत ही अच्छा यूजफुल रिएजेंट है। तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला, इनको नोबेल प्राइज मिला, तो है ना इस वजह से इस रिएजेंट की जो एप्लीकेशन है वो इसका मेडिसिनल सिंथेसिस के अंदर, इसका फार्माक्यूटिकल के अंदर इसका सिंथेसिस, इसका रिएक्शन हम देखते हैं, एल्केन्स का फॉर्मेशन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मेशन के अंदर हम इसका रिएक्शंस देखते हैं, लेकिन हम कुछ और रिएक्शंस को यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे एल्केन्स को हम बना रहे थे, है ना, एल्केन्स को बनाने का मैंने अभी एक मेथड बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके आप एल्केन्स को बना सकते हैं, मैंने और भी मेथड्स की बात की थी, है ना। यहाँ पे भी जैसे मैं आपको 3 मेथड बता देता हूँ कि ना डीकार्बोक्सिलेशन, कॉल्बिस रिएक्शन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना। तो आप इन रिएक्शंस को भी यूज करके क्या कर सकते हैं, एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में बात करता हूँ यहाँ पे, समझ में आ रहा है बेटा? मैं पहले तो आपको अब तक जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन दी, क्या वो क्लियर है, समझ में आ रही है? दैट्स गुड। नीलम मेरे को आपका एक पंखा दिखाई दे रहा है ऊपर चलते हुए, है ना, आप भी दिखते हो, कभी कभी दिखते हो, फिर क्या कॉपी पेन लेके बैठे हो, तो आप नोट करते हुए चलो, ठीक है। और ये जो मैं स्टडी मटेरियल है, मैं अपने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर वहाँ पे मैं इसको मैं शेयर कर दूंगा, तो इवन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क डायरेक्टली टू मी, है ना, कि सर मेरे को ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एक बार बताइए ये रिएक्शन कैसे हुई, इसमें ये प्रोडक्ट कैसे बना, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब जैसे डीकार्बोक्सिलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन, कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन का इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन का निकलना। तो कार्बन के 2 ऑक्साइड होते हैं बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, हमने अभी तक 2 ही ऑक्साइड पढ़े थे, है ना।
इसके अलावा कार्बन में कुछ और ऑक्साइड्स भी होते हैं, है ना, और कुछ आयंस भी होते हैं, है ना। जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, सब जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, राइट। अब अगर मैं बात करूं आयन की फॉर्म में, आयन आयन तो कार्बन का जो बेसिकली जो आयन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बनाता है कार्बोनेट, कार्बोनेट, राइट। कार्बोनेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। देयर आर 2 नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन, कार्बोनेट, राइट। तो कार्बोनेट से आप समझे कि बेसिकली जो कार्बोनेट है वो कहां से आया, है ना, कहां से मिला वो कार्बोनेट। आपका जो सोडियम सॉल्ट है ना, कार्बो किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा क्या है, एक रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है और ये एसिडिक ग्रुप होता है। तभी तो मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड मींस अम्ल, एसिड, है ना। जिसका पीएच जो है वो 7 से कम हो दैट इज एसिड, और जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो वो क्या होगा, बेस, राइट। अब और मैंने बात की कि यहाँ पे ना मैंने आपको बताया कि कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और ऑक्साइड होता है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है ना। और बेसिकली वो पता इसलिए भी नहीं है क्योंकि ना वो स्टैंडर्ड की जो हाई लेवल की बुक्स होती है ना, वो केवल उन्हीं किताबों में मिलता है वो ऑक्साइड। जो हम नॉर्मली जो सीबीएच, आरबीएच और आरबीडी इन बुक्स में हम पढ़ते हैं ना, तो इन बुक्स से तो पढ़ने से क्या है बेटा, इनमें स्टडी मटेरियल जो होता है ना वो इतना स्टैंडर्ड का नहीं होता, और कंपटीशन में इनसे क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। बेसिकली ये जो बुक्स होती है ना ये केवल हमें हमें ना मतलब 11 12 और मतलब केवल एक फाउंडेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो वहां तक ठीक है ना। लेकिन इनमें कभी कभी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, एरर होती हैं, तो हम क्या है कि हमारे जो कंसेप्ट होते हैं ना फिर वो एकदम हमारे क्लियर नहीं हो पाते, राइट। तो हमें क्या है कि जैसे अभी मैंने बताया आपको कार्बन का एक और ऑक्साइड होता है, तो उसका नाम भी तो होगा कुछ, उसका नाम है कार्बन सेस्क्वी ऑक्साइड। क्या नाम है उसका, कार्बन सेस्क्वी ऑक्साइड। कार्बन, इसका फॉर्मूला होता है बेटा C3O2। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ऐसे कार्बन सेस्क्वी ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है C3O2। C3O2 is the formula of carbon sesqui oxide। अभी तक आपने देखा होगा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के अंदर कार्बन के नंबर सेम है, दोनों में कार्बन का 1 एटम प्रेजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नीलम आपका वापस से है ना माइक ऑन हो जा रहा है, तो आपको कुछ पूछना है बेटा तो मेरे को पूछो ना। मैं वही तो चाहता हूँ कि आप कोई क्वेश्चन करो मेरे से, ताकि उसका आंसर देने में मुझे हैप्पीनेस फील हो। मुझे बताओ कि आप जो मैं रिएक्शन अभी बता रहा हूँ या जो मैं सब्जेक्ट्स में आपको समझा रहा हूँ उसमें कहीं कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या। क्योंकि अभी तक हमने केमिस्ट्री को बहुत एक सिंपल वे में हमने जाना है। केमिस्ट्री में बेसिकली हम कौन कौन से रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या मैं 3 रिएक्शंस आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने बता ही दिया है, इसके एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसी के साथ क्योंकि अगर ये रिएक्शन हम नहीं समझेंगे ना तब तक हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि है ना हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में क्यों पढ़ा, व्हाई वी गो फॉर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इफ वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। अगर आपके पास में बहुत सारी खाने की चीजें हो तो भी फिर भी आप है ना केवल एक स्पेसिफिक को ही प्रायोरिटी क्यों देते हो, क्यों देते हो उसको प्रायोरिटी, क्योंकि उसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो आसानी से बन जाता है या उसका है ना वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, वो हमें है ना उसको खाने के बाद है ना हेल्दी फील होता है। तो बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि कौन सा प्रोसेस जो है वो सिंपल सिंपल मेथड के द्वारा हो रहा है ना, which method is more simple, which method is taking less time and which method is less expensive, है ना। हमें सारे क्राइटेरिया सारे पॉइंट्स हमें ना मतलब हमें पता होने चाहिए, तभी हम उस प्रोसेस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर किसी प्रोसेस के अंदर अगर आपको ये लगता है मींस इफ यू फील दैट इट इज मोर वेरी हाईली एक्सपेंसिव, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड it is not getting the proper desirable material, so that you are not going by that process, because that process is not going to give you the desirable material. So basically the thing is that you have to synthesize some of the products by the help of some reagents. Okay, so these reagents should be highly reactive, okay, and they do not need any type of external conditions like the high temperature, high pressure. That conditions
that conditions should not be implement during the process, right? If you are implementing all those things, you will getting some byproducts, and that byproducts will be dangerous, maybe they will difficult to isolate, and they will form, if for the longer duration, अगर ये लंबे समय के लिए हमारे उस इक्विपमेंट में अगर रहते हैं, तो ये उस इक्विपमेंट को भी डैमेज करते हैं, फिर उसकी लाइफ को ये डिक्रीज करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमें ऐसे प्रोसेस को अडॉप्ट करना है जिसके अंदर आपके बाय प्रोडक्ट्स ना मिले, या बाय प्रोडक्ट्स जो आपको मिल रहे हैं वो डेंजरस ना हो, वो सेफ हो, ठीक है, और उनकी जो सिग्निफिकेंस हो वो आपके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के अंदर मिले आपको, ठीक है ना। मींस यू हैव टू गिव द क्वालिटी प्रोडक्ट्स, राइट। अब आपको जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन दे रहा हूँ, डिकार्बोक्सिलेशन की ये रिएक्शन आपको दिख रही है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बेटा जैसे आप रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर, ये जो आपको ट्रायंगल का सिग्नल दिख रहा है ना, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर एरो के ऊपर एक आपको ट्रायंगल का सिग्नल नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये जो ट्रायंगल है, जो इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। और बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर डेल्टा का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में डेल्टा का मतलब कुछ और होता है, फिजिक्स में कुछ और होता है, ठीक है ना। लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा, तो केमिस्ट्री के अंदर हमें डेल्टा का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर डेल्टा लिखा हुआ है ना, ये ऐसा ट्रायंगल का सिंबल आपको देखने को मिले, इसका मतलब ये होता है बेटा कि वहां पे आप उस कंटेंट को, उस रिएक्टेंट को, उस प्रोसेस के अंदर आप हीट को या टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। वहां पे आप उस मटेरियल को हीट कर रहे हैं, उसको वार्म अप कर रहे हैं, उसकी, ठीक है ना। तो बेटा कुल मिला के इस सिंबल का आप मतलब समझिए। और यहाँ पे एक कैटलिस्ट भी यूज किया जा रहा है, ग्रीन कलर से मैंने इसको लिखा है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। Ca किसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम का फॉर्मूला होता है, और O किसका फॉर्मूला होता है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो O एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन का है, और Ca एक एलिमेंट है जो कैल्शियम का है। तो CaO मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये एक अच्छा कैटलिस्ट है, क्योंकि जब भी किसी एसिड बेस रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन कौन सी हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम में आ रहा, सोडियम आ रहा, मींस वो दैट इज सोडा, वो सोडा है ना। अब सोडे के साथ लाइम का होना जरूरी है, तो लाइम मींस कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम, दैट इज कॉल्ड लाइम एंड सोडा, ठीक है। लाइम सोडा जो प्रोसेस होता है ना, बेसिकली हम क्या करते हैं, लाइम सोडा प्रोसेस से किसी भी एसिड को हम डिकम्पोज कर सकते हैं, उसको हम डिकार्बोक्सिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इस प्रोसेस के अंदर डिकार्बोक्सिलेशन यूज करते हैं या डिकार्बोक्सिलेट हम उसको करते हैं, तो 1 कार्बन एटम की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि एक कार्बन का जो एटम है वो यहाँ से निकल जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो जब वो कार्बन का एटम जब वो रिमूव हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोनेट, क्योंकि वो कार्बन का जो एटम है ना, वो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। कितने ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, 2 ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी क्या है, एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, तो वहां से वो एक ऑक्सीजन के एटम को ले लेगा। आपने देखो एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसको रेड डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे शो किया है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है, आप समझ गए, समझ गए बेटा। और यहाँ पे आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल गया, एल्केन, ठीक है। अब आप ये समझिए बेटा कि हमने पहले जो पढ़ा था वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ा था, और अब हमने देखा डिकार्बोक्सिलेशन के। दोनों में डिफरेंस दोनों में आप डिफरेंस को देखें, डिफरेंस क्या था, दोनों में आप डिफरेंस को देखें। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। पहले वाला जो प्रोसेस था ना, उसके अंदर आप देखें हाईली रिएक्टिव, इजीली डिकम्पोज बाय वाटर, वाटर के साथ इजीली डिकम्पोज हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप वाटर के साथ भी रिएक्शन करवाएं, वाटर मींस जो नॉर्मल जो पानी जो होता है हमारा, उसके साथ भी अगर रिएक्शन करवाएंगे ना, तो आपको एल्केन्स मिल जाएगा। मतलब आवर टारगेट इज टू सिंथेसाइज एल्केन्स, राइट। तो आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, आपको एल्केन मिल गया। और आपने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना बेटा, NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, व्हाई इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हाई इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हाई, रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये एल्कलाई मेटल है। सोडियम क्या है, एक एल्कलाई मेटल है,
ठीक है। और ये ऑक्सीजन के साथ में बहुत ही वीक बॉन्ड बनाता है और ये एक आयनिक कंपाउंड है, Na+OH-। और आपको पता है कि जितने ज्यादा आयंस होंगे, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यहाँ पे मैं कौन से आयंस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ OH- आयंस की, हाइड्रोक्सिल आयंस की। तो जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, वो तो वीक एसिड होते हैं। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग किसी वीक के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिकली क्या होगा, जब कोई स्ट्रॉन्ग किसी वीक के साथ रिएक्ट करेगा तो आप क्या करेंगे कि उसमें से वीक एसिड के अंदर से एक कार्बन को निकाल लेंगे, क्योंकि वो कार्बन जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो वीक है, उसके अंदर बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये हमने अब तक का, आज तक का जो हमने प्रोसेस समझा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई जाए तो हमें एल्केन मिलते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन करवाई जाए तो भी हमें एल्केन मिलते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कोई किसी कार्बन एटम का लॉस नहीं होता है, कार्बन एटम उतने ही रहते हैं एल्केन के अंदर जितने की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्काइल ग्रुप में प्रेजेंट थे। लेकिन डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होता है कि जो कार्बोनेट है वहां से एक कार्बन निकल रहा है, उस कार्बन के निकलने की वजह से वन कार्बन एटम की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है ना बेटा, जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहां पे क्या होता है कि आप जैसे मान लो आपके पास में 10 रुपए थे, आपने किसी को 2 रुपए दे दिए, तो 2 रुपए देने से अब आपके पास में कितने रह गए, 8 रुपए रह गए, और आपके पास 2 रुपए की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। अरे बात समझ में। लेकिन आपके पास में 10 है और जब आपने रिएक्शन देखी तो रिएक्शन में भी 10 ही आपको नजर आया, मींस सेम ना। आपने, आपके पास 10 थे, आपने मार्केट में गए, आपने है ना खर्चा भी किया, लेकिन आपके पैसे खर्च नहीं हुए, आपके पास 10 के 10 ही रह गए। तो दैट विल मोर एफिशिएंट, आपका आपका पैसा भी खर्च नहीं हुआ और प्लस आपके पास में आपका जो प्रोडक्ट आपको जो चाहिए था, जो डिजायरेबल प्रोडक्ट, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो भी आपको मिल गया। तो बेटा कुल मिला के इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम डिजाइन कर सकते हैं और हम इन प्रोसेस को और भी सिंपल बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक मेथड था जिसको हमने यूज करके प्रोसेस को सिंप्लीफाइड किया, हमने प्रोसेस को लेस एक्सपेंसिव और टाइम को हमने सेव किया, हमने टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं होने दिया इसके अंदर। और हमें किसी केमिकल की भी रिक्वायरमेंट नहीं हुई, हमने ना तो हीट किया, ना हमने किसी कैटलिस्ट को हमने यूज किया, और हमें हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट भी हमें प्राप्त हो गया। तो बेटा अब आपको कोई कुछ पूछना है, क्योंकि मेरा लेक्चर जो मैंने अभी आज जो मैंने टॉपिक आपके सामने रखा था उसके बारे में मैंने जो आपको समझाया, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हैं। नीलम, चुलबुल, देव गौतम और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना डाउट पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कैसा लगा आज आपको ये लेक्चर, आपको समझ में आया, समझ में आया पूरा? ठीक है, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। और मैं ये मटेरियल जो है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से, आप ग्रुप में आप मेरे को कॉल करके मेरे नंबर पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो।